नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल है भाई आप सभी का। 2011 से 2016 तक के पेपर हो चुके हैं। 2017 के पेपर में हम लोग आ चुके हैं। वैसे तो ये होता है कि 2013 से 23 तक के पेपर आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और मैंडेटरी तो ये भी होता है कि भाई कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने भी है वो आप कर चुके हो। अब जितने भी हो गए उतने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2017 वाला क्वेश्चन पेपर आज हम करेंगे, जितना होगा उतना करते हैं, बाकी देखेंगे। ठीक है, आ जाओ अब आगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। चलिए करते हैं। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं लग रहा कि जबरदस्ती से एग्जामिनर ने बनाया कि कोई गैर सरकारी विधेयक है और संसद के किसी ऐसे सदस्य के द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाएगा जो निर्वाचित नहीं है, मनोनीत है, जिसका नाम निर्दिष्ट किसने किया है, राष्ट्रपति ने किया है। तो ये तो संभव नहीं है ना। जो निर्वाचित होगा वही गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत करेगा ना। स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। फिर आगे देखिए, ये कह रहा है कि हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया गया है। करंट का क्वेश्चन है और 2017 का पेपर है ये, तो उस समय पूछा गया। हाल ही में तो मतलब ये होता है कि 2015 में 16 या 14 के आसपास कोई जो है ऐसा गैर सरकारी विधेयक लोकसभा में आया होगा या राज्यसभा में आया होगा। इसको अंग्रेजी में देखिए आप लोग। क्या कह रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। ये ऐसा स्टेटमेंट है जिसे यूपीएससी के एग्जामिनर ने जबरदस्ती बनाने की कोशिश की है। ठीक है, मतलब जबरदस्ती आपको ये एश्योर करवाने के लिए कि नहीं, मैं देखो मैं इसको सही करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम सही करो। एक फैक्ट डालने की कोशिश की गई, नहीं पहली बार हुआ है, तुम इसे सही करो। और हम फिर भागते हैं इस चीज के पीछे कि हाँ भी चलो सही करते हैं, इतना एग्जामिनर जोर दे ही रहा है तो सही कर देते हैं। ठीक है, जज पर ऐसा होगा नहीं। ठीक है, ये गलत है। फिर देखो, ट्रिक वाली अगर बात मैं बताऊं तो देखो, इज नॉट या फिर बट ओनली। ठीक है, ये दोनों साथ आ रहे हैं। इज नॉट या इसके अलावा क्या है, बट ओनली है, और इसमें क्या है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। तो दोनों स्टेटमेंट जनरली यूपीएससी क्या करती है, जहां बट ओनली, एंड नोट, बट नोट, ऐसे जब जब भी जहां भी कीवर्ड डालती है वो जनरली गलत होते हैं। ठीक है, तो इसमें ना तो एक सही होगा और ना ही दो सही होगा। पहले भी आ चुके हैं, पहले भी बहुत कुछ गैर सरकारी विधेयक आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाएगा और डी इसमें सही हो जाएगा। अब इसमें जो बताया ना एंड नोट बट नोट वाला, तो वो भी देखेंगे। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा धीरे बोलूं और साथ साथ में अंग्रेजी वाले पोर्शन को भी देखें हम साथ साथ में। ठीक है, तो आ जाओ फिर आगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। तो या तो केवल एक सही होगा या कोई दो कथन सही होंगे, फिर सारे ही सही होंगे। अब देखिए आगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बड़ा देख करके आप लोग ऐसा सोचता है कि यार नहीं, कि टफ हो सकता है, ऋग्वेद कालीन है, एंशिएंट हिस्ट्री है तो टफ होगा। नहीं, हम इसको करेंगे, हम आपके सामने इसको करने वाले हैं और देखिए कैसे सही होगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शीर्ष त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता घाटी के जो लोग हैं इसका उपयोग का कोई साक्ष्य भी नहीं मिला नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं कि ऋग्वेद काल में राजा महाराजा होते थे, वो कवच और इन सब की बात होती है, कर्ण देखो कर्ण की बात होती है। ठीक है, और जो महाभारत का युद्ध हुआ तो सब सर्वर पे पहनते थे हेलमेट। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट बहुत जनरल स्टेटमेंट है यार, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सीन ये है कि देखो लड़ाई वड़ाई उनकी ज्यादा हुई नहीं। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जब खत्म हुई तो वो बाढ़ से या किसी ऐसी ही प्राकृतिक आपदा से खत्म हुई है। लड़ाई वड़ाई वाला उसका सीन था नहीं। ठीक है, बहुत बेसिक पढ़ते हैं एक पेज में, जब सिंधु घाटी सभ्यता हो रही है तो उसके बारे में हम ऐसा नहीं पढ़ते हैं ये इन्होंने ये फलाना युद्ध किया, फलाना युद्ध किया, है ना। तो स्टेटमेंट हमारा पहला तो बिल्कुल सही है। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों को सोना चांदी तांबे का ज्ञान था। बिल्कुल सही बात है भाई, था ही ज्ञान तो। सोना चांदी तो पहनते थे और तांबा भी पहनते थे, लेकिन सिंधु घाटी के लोगों को केवल तांबे और लोहे का ज्ञान था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा। अब देखो,
कि इन्होंने क्या है कि इसको बहुत एक्सट्रीम बनाने की कोशिश की है। केवल तांबा और केवल लोहा। ठीक, सोचने वाली बात है ना कि तांबा और लोहा जहां मिल रहा है वहां चांदी मिलने के साक्ष्य नहीं मिल सकते क्या हम लोगों को? हमने पढ़ा भी है ना, चांदी के साक्ष्य तो हमने पढ़े। बट इन्होंने क्या कहा है कि केवल तांबा और लोहा, दो ही धातु का ज्ञान था, सिर्फ दो धातु। इन्होंने क्या किया है कि जानबूझ करके इसको एक्सट्रीम बनाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से यहाँ ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है, खुद ही गलत हो रहा है, हम नहीं कर रहे, एग्जामिनर उसे खुद गलत कर रहा है। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन, बाकी वो किसी धातु के बारे में जानते ही नहीं है, बस वो कॉपर और आयरन के बारे में जानते हैं। तो इस तरह से आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, एक्सट्रीम बनाया गया है इसे जानबूझ के। फिर इसके बाद में देखिए कि ऋग्वेद काल आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लेते, बिल्कुल सही बात है। तो किस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो एक मैं फिर कह रहा हूँ एनसीईआरटी में भी ये प्रॉपर मेंशन किया गया है। अब वही है ना कि हर क्वेश्चन में तो ट्रिकबाजी तो होगी नहीं और करनी भी नहीं है, वो तो तब है जब हमारे हाथ में कुछ नहीं हो, है ना। और वो 8 10 12 क्वेश्चन में होता है वो सिस्टम, तो थोड़ा हमें पढ़ना भी पड़ता है। एनसीईआरटी ये कहती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो घोड़े को नहीं जानते थे। ठीक है, वो नहीं जानते थे, ऐसा कोई साक्ष्य मिला ही नहीं है आज तक कि वो जानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर चला जाएगा फिर वो 1 और 3 चला जाएगा। देखिए आपके हाथ में है कि आपको एलिमिनेट कैसे करना है। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि ठीक है ओनली आया तो आप इसको गलत कर दोगे, तब जब तक आप इसको खुद से यूज नहीं करोगे तब तक होगा भी नहीं है। जो मैं ट्रिक्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ट्रिक ट्रिक नहीं होती, वो एक्चुअली टैक्टिक है। वो एग्जामिनर ने पिछले साल कैसे पेपर बनाया, कैसे आंसर उसके सेट किए, उसके बेस पर मैं बता रहा हूँ, मेरा खुद का इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी तो यही कह रहा है, इन्होंने कहा कि केवल तांबा और लोहा। भाई दो ही धातु मिली है क्या? कोई तो एक धातु मिली होगी ना। और फिर तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा तो हम जानते हैं ना कि बेल की खोज हुई है वहां पे, बाकी दूसरे जानवर की खोज हुई है, घाटी के साक्ष्य मिले हैं, बट घोड़े के जैसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हमको। ठीक है, वो नहीं जानते थे घोड़े को। ठीक है, अब आ जाओ आगे। पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम का कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जैसे देखो क्या किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है लर्निंग की, कोई लर्निंग स्कीम है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रेयर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सीन क्या होता है कि जैसे अगर आप इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करोगे तो क्या होता है कि लर्निंग है, हम कोई चीज सीखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है स्किल डेवलपमेंट होगा, है ना, स्किल डेवलपमेंट होगा, बहुत बेसिक है। तो अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाण यानी स्किल डेवलप। ठीक है, यानी क्लेरिफाइंग द स्किल एक्वायर्ड बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थ्रू ट्रेडिशनल चैनल्स, कोई दिक्कत नहीं है। बात यहाँ पे फिट बैठ रही है कि लर्निंग और स्किल दोनों का तो मामला बैठता है कि मैं कोई चीज सीखूंगा तभी तो मेरे में उस चीज को लेकर के स्किल आएगी ना। भाई मुझे चाकू चलाना नहीं आता, मैं उसको धीरे धीरे सीखूंगा, सब्जी काटना सीखूंगा, तब धीरे धीरे मेरे में वो स्किल डेवलप होगी, और एक टाइम के बाद मैं धराधर तरीके से धनिया काटूंगा, प्याज काटूंगा, है ना। तो वो वाला सीन है। फिर दूसरा क्या है कि डिस्टेंस जो लर्निंग प्रोग्राम है उससे संबंधित है ये। तो मामला बैठ नहीं रहा कि प्रायर लर्निंग स्कीम जो है वो भाई ऑब्वियस सी बात है कि स्किल डेवलप की बात कर रही है। ये वाला स्टेटमेंट तो जबरदस्ती बनाया गया है तो गलत होगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में ग्रामीण और नगरीय निर्धन लोगों के लिए कुछ कुछ कुशल कार्य आरक्षित करना, क्यों? ठीक है, ये तो इसमें मामला बैठ ही नहीं रहा। लर्निंग स्कीम की बात हो, यहाँ पे कुछ कुशल कार्य आरक्षित करना, रिजर्व करना, जबरदस्ती स्टेटमेंट बना रहा है, नहीं जाएगा। और फिर लास्ट क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के अधीन परीक्षा प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अर्जित कौशल का प्रमाण, तो भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, तो ये तो एक्वायर होता है, अर्जित करता है आदमी खुद। ठीक है, प्रेयर नहीं है ना, प्रेयर नहीं है ये क्या होता है कि जैसे कि पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम क्या होती है, जैसे कि जैसे मैंने पहले कुछ सीखा, फिर मुझ में कुछ उस चीज को लेकर के कुछ डेवलपमेंट हुआ, मुझ में स्किल आई। ठीक है, ये है प्रेयर लर्निंग। जबकि लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मतलब क्या कह रहा है ये कि सर्टिफाइंग द स्किल एक्वायर्ड, सर्टिफाई करना है, द स्किल एक्वायर्ड बाई, एक्वायर की गई है ना, सीखी नहीं है उसने, ये तो ऑलरेडी उसमें है, उसने कुछ नया नहीं सीखा है। तो हमारा जो इसका आंसर है इसमें, जो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो इसमें सही हो जाएगा कि निर्माण कार्य में लगे जो कर्मकार है उनके पारंपरिक मार्गों से जो इन्होंने अर्जित कौशल का जो प्रमाणन है वो होता है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन ये है कि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाट और पश्चिम घाटों के बीच में एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका अधिक महत्व है? ठीक है, तो कह रहा है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो मैं इंडिया का अगर मैप बनाऊं, तो जैसे इंडिया का मैप है, ये पश्चिमी घाट हो गए, ये पूर्वी घाट हो गए। ठीक है, तो पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच में एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? तो भाई बहुत ही जनरल सी बात है, देखो क्या सीन है कि ये तमिलनाडु में है सत्यमंगलम। फिर नल्लामला वन कहाँ पर है? कोई आइडिया? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और आंध्र प्रदेश में फिर क्या है? शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, अब पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से बात की है, ऐसा मामला जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों के बीच में कहीं ओवरलैप करता हो, यानी कुछ ऐसा सा मामला हो यहाँ पे, कर्नाटक यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आंध्र प्रदेश ऊपर कैंसिल हो जाएगा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में जहां मामला फंस रहा है वो कौन सा है? यहाँ पे तमिलनाडु है, जो ओवरलैप कर रहा है पश्चिमी घाट को, जो ओवरलैप कर रहा है पूर्वी घाट को। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर? ए। इजी है ना? ये कह रहा है कि पश्चिमी घाट भी हो, पूर्वी घाट भी हो, उन दोनों के लिए पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण हो, ऐसा कोई मामला फिट बैठने की बात करो, तो वो मामला बैठेगा सत्यमंगलम बाघ आरक्षित रिजर्व, टाइगर रिजर्व जो है उससे। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें उसमें क्या होगा? विशेषाधिकारों का अभाव होना चाहिए। और वो क्यों होना चाहिए? कि किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए आप ऐसा नहीं कि इसके लिए स्पेशल आप कानून बना दोगे और दूसरे के लिए नहीं बनाओगे, ठीक, सबके लिए समान। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ आगे। वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स ट्रैफिक, इसका ठीक है शॉर्ट फॉर्म है। और इसके बारे में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रैफिक यूएनईपी के अंतर्गत एक ब्यूरो है। ट्रैफिक यह मिशन सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्राकृतिक संरक्षण को खतरा न हो। क्या है यूएनईपी? एक ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं आ रहा, मामला फंस रहा है, मैं फिर बता रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन जब जब आया है, जब जब ऑर्गेनाइजेशन आया है यूपीएससी के जीएस के पेपर में, तब तब वो गलत माने गए। मतलब जानबूझ करके यूपीएससी आपको ऐसा इस तरह से स्टेटमेंट बना करके देगा, आपको लगेगा कि यार यही होना चाहिए, बट वो होता नहीं है। स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन डाला हुआ है इसमें, ये कोई वो नहीं है कि पुख्ता ये ऑर्गेनाइजेशन डाला है तो गलत होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, हम एक क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, हमें नहीं आ रहा क्योंकि आप जनरली ट्रैफिक नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो जैसे आप इसको पढ़ोगे, आपने देखा कि यूएनईपी के अंतर्गत आइडिया है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ये यूएनईपी में नहीं आ रहा, हम ऐसा मान करके इसके साथ चलेंगे। और हम जैसे ही ये करेंगे, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। अब दूसरा क्या कह रहा है? अब इसकी देखो डेफिनेशन पढ़ो कि प्राणी वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण एनालिसिस हो रहा है, तो कोई एनालिसिस कर रहा है। एनालिसिस अगर हो रहा है तो वो यह भी तो सुनिश्चित करेगा ना कि वन्य पादप और जंतु के जो व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो, कि आप एक लिमिट में पूरे नियंत्रण के साथ अ, वन्य पादप और जंतुओं का व्यापार करो, लेकिन उनका संरक्षण भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो खत्म ही हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है तो। और फिर बहुत ही पॉजिटिव सा स्टेटमेंट है ना, इसमें कुछ गलत नहीं लिखा गया है, इसमें अच्छी बात की गई है कि भाई आप व्यापार करोगे तो आप क्या जंतुओं को या जानवरों को या जो पेड़ पौधे हैं उनको एक्सेसिव मात्रा में खत्म कर दोगे क्या? नहीं ना, वो तो नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। जैसे ही आप ऐसा करोगे, इसमें केवल दो हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, और फिर वही है ना, ट्रैफिक जो एक ब्यूरो अंडर अंडर यूएनईपी, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, गलत हो जाएगा। द मिशन इज टू एंश्योर, एंश्योर जनरली ठीक वो एक पॉजिटिव वे में ही जाता है, जनरली पॉजिटिव वे में जाता है। बाकी आगे हम देख लेंगे। दैट द ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल इज नॉट ए थ्रेट टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो सही हो जाएगा। अब आगे वाला देखिए, इजी लग रहा है मुझे, पॉलिटी है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो नीति राज्यों का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो डीपीएसपी है, वो आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए भाई। ठीक है, और सॉरी, इन्होंने क्या कहा है कि नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था 42वें संशोधन के द्वारा, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ईजी है। इसमें ये जो आपको दूसरा स्टेटमेंट ना, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, ये 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अब डीपीएसपी है तो वो अलग अलग भागों में बांटा है, जैसे कोई गांधीवादी हो गया, उदारवादी हो गया, समाजवादी हो गया, तो वो भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो
यूपीएससी अक्सर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन अपने हर एग्जाम में डालती है हर साल, 5 6 साल 7 साल से लगातार डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन डाल ही रही है यूपीएससी, फैक्चुअल नहीं बना रही है। तो अब ये वाला मामला भी ठीक ठीक, पहले भी ये भी डेफिनेशन बेस्ड है विशेषाधिकार वाला, अब ये फिर आ गया कि इनमें से कौन सा है जो सही है। तो देखिए कि अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। राज्य क्यों दावा करेगा? एक राज्य है, उसमें कुछ नागरिक रहते हैं, तो नागरिक अपने अधिकारों के लिए राज्य पे दावा करेंगे ना। तो ऐसा स्टेटमेंट ढूंढो कि अधिकार जो है वो राज्य के विरुद्ध दावे हैं। तीसरा स्टेटमेंट, फिर दूसरा पढ़िए कि अधिकार वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। और चौथा क्या है? अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है। कुछ नागरिक क्यों? तो कुछ ही क्यों, सभी के लिए होगा ना, अधिकार तो सभी के बराबर होंगे, तो ये वाला काटो। ठीक है। और फिर देखिए पहला स्टेटमेंट कि अधिकार नागरिकों के विरुद्ध, अब देखिए इसमें एक चीज देखिए आप कि अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, एक ये स्टेटमेंट। और देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, यानी अब रिवर्स कर दिया। पहले कह रहा है कि राज्य के दावे हैं, फिर दूसरे तीसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि नागरिकों के दावे हैं। तो यहाँ पे एग्जामिनर क्या है कि आपको हिंट दे रहा है कि, और मैंने पिछले पेपर में भी बताया है कि जब दो तरह के स्टेटमेंट आए, एक जैसे आए और उनमें आगे पीछे किया गया हो मामला, तो उनमें सही वही होगा। मतलब उन दोनों में से ही कोई एक सही होने वाला है, बाकी आप छोड़ सकते हो आराम से। अब इसमें अधिकार वे विशेष अधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। ऐसा जरूरी तो नहीं है ना भाई। ठीक है, तो बी और डी तो गलत हो जाएगा। अब पहला और जो तीसरा है उसमें से देखना है आगे पीछे किया गया है, कोई एक जो सबसे वैलिड है वही होगा। अब क्या सही है इसमें? अधिकार जो होते हैं राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, बहुत सही बात है कि राज्य कोई ऐसा कदम ना उठाए जो नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध हो, इसलिए यहाँ पे राज्य के जो नागरिक होते हैं उनके ऐसे उनके जो अधिकार है वो क्या है, वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सी आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप जो इंडेक्स है उसका श्रेणीकरण प्रदान करता है, कौन इसको रिलीज मतलब करता है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के देशों के लिए जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है? तो इसमें यूएन वुमन जो है वो यहाँ पे प्रदान करता है। ठीक है, जनरली अगर आप ऐसे मामलों में फंसे, आपको नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी है, यहाँ पे डब्ल्यूएचओ भी दिया गया है, और यहाँ पर क्या दिया गया है इसके बाद में यूएन मानवाधिकार परिषद जो भी दिया गया है। तो जनरली वेल नोन जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? यूएन एचआरसी है, ठीक है, यूएन एचसीआर। ठीक है। अब इन्होंने एक अलग सा मामला निकाल दिया कि यूएन वुमन, जनरली हम लोगों ने नहीं पढ़ा, हमने यूनेस्को पढ़ते हैं, आईएमएफ पढ़ते हैं, डब्ल्यूएचओ पढ़ते हैं, डब्ल्यूईएफ, यूएनएचसीआर ये सब पढ़ते हैं, यूएनईपी, यूएनएफसीसी ये सब पढ़ते हैं हम लोग। ह्यूमन वुमन नहीं पढ़ते हैं। एक नया सा नाम इन्होंने डालने की कोशिश की, सोचने वाली बात है ना, जेंडर गैप की बात हो रही है, इंडेक्स की बात हो रही है, फिर उसको श्रेणीकरण कौन प्रदान करता है? ठीक है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना कि फिर कुछ मामला तो नया नया फंस रहा है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं आ रहा तो एक नए वर्ड के साथ जाओ, इसीलिए तो डाला इन्होंने। ठीक है, अब आ जाओ आगे। आगे वाला 10वां क्वेश्चन क्या है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है, कौन सी सही है? कोई या तो दो सही होगा, तीन सही होगा, एक और तीन सही होंगे, दो या तीन सही होंगे। हाँ, यह है हमारे देश के प्रत्येक शहर को, प्रत्येक ईच, ठीक है, एक दशक में यानी 10 सालों में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है। अब देखो आप लोगों ने देखा होगा ना कि जैसे राजस्थान से कि कौन कौन सी सिटीज है उनको स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, तो सभी सिटीज को बनाया जा रहा है कि उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, इनको बनाया जा रहा है, तीन चार गिने चुने बड़े बड़े शहर। आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप बिहार से हैं, तो आपके राज्यों के जो बड़े जो शहर हैं उनको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है ना। और फिर संपूर्ण भारतवर्ष का प्रत्येक शहर, ये कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगा, इसमें सोचिए कि कितना इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, इसके लिए कितना पैसा चाहिएगा, इसके लिए कितना लेबर चाहिएगा, इसके लिए कितनी कॉस्ट चाहिएगी, भर भर के चीजें चाहिएगी ना। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है ना। इक्वल यहाँ क्या लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है कि इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपिंग एवरी, नहीं भाई, एवरी ऑल, ये सब तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव वर्ड किस सेंस में? ये स्टेटमेंट को बहुत एक्सट्रीम बनाते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि अगर मैं 10 रोटी खा लूंगा, तो 10 रोटी खाने के बाद मैं 100 किलोमीटर भाग सकता हूँ। भाई, ये कौन सा ऐसा मेरे पास प्रमाण है कि मैं 10 रोटी खाते 100 किलोमीटर भाग लूंगा? नहीं होगा ना, बहुत एक्सट्रीम बनाने की कोशिश है ना। हाँ, मैं 10 रोटियां खा करके 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर भाग जाऊं तो एक अलग बात है। 100 किलोमीटर तो बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा ना मेरे लिए। ठीक है,
मुझे रुकना पड़ेगा बीच में, मुझे और भी चीजें चाहिए ना। तो शर्तें लागू होती है वहां पे, तो जैसे ही आप इसको गलत करोगे तो आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब देखिए दो तीन, दो या तीन, अब मामला यहाँ पे फंसेगा। अब दूसरा देखिए कि यह हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए नए डिजिटल प्रौद्योगिकी नव प्रवर्तनों के अभियान की एक पहल है, ये कोई एक पहल है। स्मार्ट इंडिया की बात कर रही है, स्मार्टनेस में क्या आता है, डिजिटल डिजिटल इंडिया या स्मार्ट इंडिया की बात होगी तो डिजिटल गैजेट आएंगे, टेक्नोलॉजी आएंगी, इनोवेशन आएगा, इंटरनेट आएगा, मोबाइल फोन आएगा, ये सब तो आएंगे। तो एक दूसरा स्टेटमेंट जो है हमारा बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि इट इज इन इनिशिएटिव, जब भी ये मामला है पॉजिटिव मान के चलना है इसको, टू आइडेंटिफाई न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर सॉल्विंग द मेनी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आवर कंट्री। ठीक है, बहुत सही बात है, समस्याएं आ रही है तो उनको ऐसा सॉल्व करने के लिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो है वो ऐसा इसकी पहल है, बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसको सही करो। मतलब केवल तीन भी नहीं होगा। यह एक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य एक दशक में हमारे देश में सभी वित्तीय लेन देनों, सभी एक्सट्रीम स्टेटमेंट खुद बना रहा है एकदम कि सभी वित्तीय लेन देनों को पूरी तरह, भाई साहब इन्होंने पहले यहाँ पे एक्सट्रीम बनाया, इन्होंने फिर यहाँ पे एक्सट्रीम बनाया, दो बार एक्सट्रीम स्टेटमेंट को बना दिया कि देखो मैंने ये कहा कि मैं 10 रोटी खा करके 100 किलोमीटर भाग ही नहीं सकता, मैं उसके बाद में 50 आदमियों से लड़ भी सकता हूँ। कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है यार, जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हो आप लोग। ये वाला मामला यहाँ पे फंसता है। फंसता है इसलिए कि क्या कह रहा है ये, कि इसका जो एम है वो क्या है कि मेकिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन आवर कंट्री कंप्लीटली। पहले इन्होंने ऑल लिखा फिर कंप्लीटली लिखा, भाई इन्होंने क्या कर दिया, सुपर अल्ट्रा प्रो मैक्स एक्सट्रीम कर दिया, और इन्होंने जैसे ये किया इसके बाद में इसका मामला फंसा है। फंसा ये कि स्टेटमेंट गलत होगा, इसमें केवल दो आपका सही हो जाएगा। तो स्टेटमेंट जैसा दिया गया उसके साथ चलो, दिमाग मत लगाओ, दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाना मेंस में अपना। ठीक है, वहां पे लिखने के लिए तबीयत खराब हो जाएगी बिल्कुल कि कैसे लिखूं क्या करूं, है ना। यहाँ पे बिल्कुल बीवाई को फॉलो करो, गो थ्रू विद इट, इजीली चलो इसके साथ। ओके, आ जाओ बाबा आगे। मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी के संदर्भ में संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। ये आरबीआई की मानक बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है। ठीक है, यह 12 सदस्यीय निकाय है। इन्होंने क्या डाल दिया यहाँ पे, एक फैक्ट, जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल होता है, प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन होता है। ठीक है, और फिर क्या है कि इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप, किसकी चेयरमैनशिप, ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर का एमपीसी में कोई रोल होता नहीं। आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई बनाई क्यों है आप लोगों ने, मौद्रिक नीति इसलिए बनाई ना कि मौद्रिक नीति जो कमेटी है उसमें आरबीआई का तो रोल है ना, पैसे का सारा लेन देन तो वही कर रही है। आरबीआई आपने इसीलिए तो बनाई है कि देश की आरआर यानी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमसीएलआर, इन सबको वो एक प्रॉपर डिफाइन करती रहे, उनको ऊपर नीचे करती रहे। वो मौद्रिक नीति समिति इसलिए बनाई गई है कि उसमें आरबीआई का रोल है, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में नहीं होती है। जैसे 3 नंबर गलत करोगे, यहाँ पे ये गलत, यहाँ पे ये गलत, अब 1 नंबर आपका ऑटोमेटिकली सही हो गया। दूसरा, अगर आपको नहीं मालूम है तो भाई यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये 12 सदस्यीय निकाय है। 12 सदस्यों का क्या है, एक बॉडी है। ठीक है, एक ऐसी बॉडी है जिसमें 12 सदस्य हैं और जिसमें आरबीआई का गवर्नर भी शामिल है। ठीक है, और इसका प्रत्येक वर्ष इसका क्या होता है, पुनर्गठन भी हो रहा है। ठीक है, तो सोचने वाली बात है ना कि इन्होंने क्या किया कि आपको फैक्ट दिया, और फैक्ट जनरली यूपीएससी क्या करती है, गलत करती है। क्योंकि और फिर भाई साहब ये वाला जो 6 सदस्यीय नहीं है, 12 सदस्यीय नहीं, ये है 6 सदस्य वाला मामला। तो 2 नंबर यहाँ पे वैसे गलत होगा, तो जैसे अगर आप इसको 2 नंबर गलत करोगे आपका एक ऑप्शन सही हो जाएगा कि आरबीआई की एक मानक बेंच मार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है, बिल्कुल करती है। या रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर, एसएलआर, एमसीएलआर, इन सब का निर्धारण करती है। ठीक है, तो इजीली करो, इसको इजी करो कि ठीक है पहला मुझे स्टेटमेंट नहीं पता, ठीक है एक बार होल्ड रख लो। दूसरा कह रहा है कि डेटा दे करके, फैक्ट दे करके कि 12 सदस्य होते हैं, आरबीआई का गवर्नर शामिल होता है, प्रत्येक वर्ष चेंज होती है। नहीं भाई, 6 लोग होते हैं इसमें, कैसे जबरदस्ती 12 लोग कर दोगे। फिर इसके बाद में क्या है कि केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में नहीं, आरबीआई का काम ही यही है कि वो मौद्रिक नीति का निर्धारण करे। विदेश के भारत के वित्त मंत्री को और भी बहुत सारे काम है, ये वाला ही काम नहीं है। आप इनको काटोगे, एक एक के साथ आगे बढ़ोगे, ऑप्शन के साथ आगे बढ़ोगे, आपका आंसर आएगा। ठीक है, इजी करना है इसको, बहुत इजी करना है।
आ जाओ फिर आगे। मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अभी थोड़े दिन पहले ये अपने रणदीप हुड्डा करके जो है, मेरे ख्याल से हरियाणा के एक एक्टर हैं, इन्होंने इन्होंने शादी की है, शायद शायद मणिपुरी स्टाइल में इन्होंने शादी की, क्योंकि इनकी पत्नी जो है वो शायद मणिपुर से, शायद, मुझे मालूम नहीं है, बट उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के किसी रिचुअल से शादी की है। देख लेना आप थोड़ा सा, तो मणिपुर वाला मामला थोड़ा फंसता है तो। अ, अब संकीर्तन वर्ड देखो, इसमें इसमें क्या लिखा, कीर्तन संकीर्तन, तो हम जानते हैं ना कीर्तन वगैरह किसके होते हैं जनरली, जैसे विष्णु जी, भगवान विष्णु, राम, है ना, कृष्ण, जो कीर्तन वगैरह हम इन्हीं के तो करते हैं ना, माता रानी, इन सब की करते हैं। तो वो कीर्तन वगैरह में क्या होता है, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इसमें नृत्य भी होता है और गीत भी होता है। तो मणिपुरी संकीर्तन इतना हमने पढ़ा कि तो कीर्तन वगैरह कुछ हो रहा है, ठीक है। अब कीर्तन हो रहा है तो कीर्तन में तो भाई वो वैसे ढोल वोल भी बजते हैं और वो सब बजता है थोड़ा हल्का हल्का, और गाने गाते लोग गाते हैं और नृत्य भी करते हैं भक्ति भाव से अपना। भक्ति भाव से जब गीत और नृत्य दोनों का प्रदर्शन हो रहा है तो ठीक है, एक तो वैसे भी सी होगा, मतलब सी तो इसमें नहीं होगा, मामला फंसेगा नहीं इसमें तो। अब इसके आ जाओ कि केवल करताल ही वह एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है, केवल ओनली। सोचने वाली बात है ना यार, कि देखो जब आप मणिपुरी संकीर्तन के ऊपर मत जाओ, अब सिर्फ कीर्तन के ऊपर जाओ, तो उसमें वो हारमोनियम भी बजता है, ढोलक भी रहता है, चम्मच वगैरह से महिलाएं उस पर बजा करके वो एक ऐसे धुन निकलती है, और इसमें करताल भी होगी। तो वो क्या होता है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार आप किस तरह से इसमें क्योंकि अब सिंपल सी बात है ना कि सिर्फ एक वाद्य यंत्र से जनरली एक प्रॉपर आपको रिदम नहीं मिलेगी उसकी। ठीक है, ढोल वगैरह से, ढोलक वगैरह से मिल जाती है, बट आप सिर्फ करताल से कैसे आप एक प्रॉपर आप एक धुन बना करके उस पे नाच भी रहे हो और गा भी रहे हो, संभव नहीं है ना। और कहीं किसी भी जगह मणिपुर से कीर्तन में मतलब क्या होता है कि फिर इनकी ब्रांचेस बन जाती है अलग अलग। तो मणिपुर में कोई कीर्तन हो रहा है और फिर उसमें कहीं जगह करताल और कहीं करताल के साथ ढोलक का भी यूज हो रहा है, तो फिर मामला फंसेगा ना, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। और फिर तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि ये भगवान श्री कृष्ण के जन जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है, तो वो ओबियस सी बात है, मैंने शुरू में बताया कि मामला जो है वो है कि भगवान विष्णु, भगवान राम, श्री राम, श्री कृष्णा, इनकी जीवन लीलाएं और इनको वर्णित करने के लिए ऐसे किया जाता है, और फिर भगवान श्री कृष्ण जो है वो विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं, तो फिर ठीक है, मामला फंसता है, ठीक है, सही है फिर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था या थे, तो ठीक है भाई। अब बहुत इजी सा स्टेटमेंट है, मैं इसमें क्या ही बताऊं, कि बता दूं, चलो बता ही देता हूँ। तो जो स्थायी बंदोबस्त है, परमानेंट सेटलमेंट जो है, जो कब हुआ था, 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर के आए थे इसमें। और अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो जो है, इन दोनों ने क्या लेके आए थे, रैयतवाड़ी लेके आए थे कब, 1820 में, ठीक है। 1820 में रैयतवाड़ी लेकर के कौन आए थे, मुनरो साहब और अलेक्जेंडर रीड साहब लेकर के आए, तो इसमें आपका एक नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो स्थायी बंदोबस्त से इनका संबंध है, ठीक है, तो और इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। हो रहा है, मजा आ रहा है, उम्मीद तो करता, आज मैं धीरे धीरे ही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सुधार किया, सीख रहा हूँ। लर्निंग ही तो आपके जैसा ही हूँ, तो यार सीख रहा हूँ, सीखने की पूरी कोशिश है यार, अब धीरे धीरे सीखता है आदमी। अब क्या है कि देखो, यूपीएससी ने पिछले साल बायो समथिंग करके क्वेश्चन पूछा, उससे पहले 2014 में क्वेश्चन पूछा, इन्होंने 2017 के अंदर 14वां सवाल बायो रेमेडिएशन करके इन्होंने फिर से पूछ लिया, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में लगातार बायो वर्ड का यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें वाला क्या वाला मामला है इसमें। तो यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। अब देखो मामला कहाँ फंस रहा है, कि जैव उपचार हो रहा है, यानी उपचार हो रहा है, उपचार का मतलब क्या होगा, कोई चीज अच्छी होगी, पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, कुछ अच्छा ही काम कर रहा है, उपचार कर रहा है किसका, प्रदूषण से, किसको बचाने की प्रोसेस है, पानी को, प्रकृति को, ठीक है। तो वही वाला मामला है, यानी कि वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सीधा सीधा इससे लिंक है, स्वच्छ करने की तकनीक है, उपचार हो रहा है, उपचार में तो कोई चीज जो खराब थी वो सही होगी ना। फिर दूसरा देखिए, कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह से, यहाँ मामला फंस रहा है अब, यहाँ मामला फंस रहा है कि सहज ही, ठीक है, सहजता से तो कर लोगे, पर पूरी तरह से उपचारित कैसे कर सकते हो यार। इस दुनिया में कोई भी चीज 100% कंप्लीट होती है क्या, 0.1% की भी अगर कमी रहेगी तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं हो जाएगा क्या।
आप जमीन से जब लोहा निकालते हो ना, तो वो बहुत अशुद्ध अवस्था में होता है। आप जब उसको प्योर करते हो ना, तो प्योर लोहा भी है ना 99% ही शुद्ध होता है। वो भी 100% प्योर नहीं होता। जो सोना हमारे पास आता है वो भी 100% शुद्ध नहीं होता, उसमें भी मिलावट होती है। तो चीजें पूरी तरह से मतलब होता क्या है कि परफेक्ट होगी नहीं ना। इस तरह का जब कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आएगा जहाँ पर वो ये कह रहा है कि इट इज ए टेक्निक फॉर क्लीनिंग अ पॉल्यूशन बाय इनहैंकिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट एक्योर इन नेचर, ठीक है। और फिर ये कह रहा है कि एनी contaminate with heavy metals such as cadmium and lead can be readily, ये readily जो है वो नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव की तरह जाता है, एंड completely ये भी नेगेटिव की तरह जाता है भाई, ट्रीटेड बाय बायो रिमेडिएशन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये संभव नहीं है इसमें। आपको सहज ही, और पूरी तरह से इसमें क्या है कि सहज को तो एक बार मैं मान लूं कि ठीक है कर देता कोई इजीली अर्ज उपचार, पूरी तरह से तो कभी नहीं करेगा भाई। और फिर इसके बाद में क्या है कि जैसे दूसरा गलत करोगे ये गलत एक नंबर सही है। और जैवोपचारण के लिए विशेषता अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए अनुवांशिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है, कैन, एक संभावना है। जैवोपचारण की बात हो रही है तो क्यों नहीं कह सकता, जेनेटिक इंजीनियरिंग तो काम आ रही है, हम ऐसे बैक्टीरिया बना दे जो पूरे प्रकृति में मतलब में साफ सफाई की कोशिश करे, बनाए हुए हैं, बने रहे हैं और लगातार। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और इसके साथ इसमें जो आपका एक और तीन जो है वो इसमें सही हो जाएगा। ओके, इजी स्टेटमेंट है, सारे इजी स्टेटमेंट है, इसमें कुछ कुछ भी टफ नहीं है। ओके, तो इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन हो गया, टफ लगा होगा बट आप एक एक क्वेश्चन को करो कॉन्फिडेंस के साथ करो, ऐसा मान करके करो कि यस आई कैन डेफिनेटली डू इट, देखना आप लोग इसे कर लोगे। ठीक है। और एक चीज मैं इसमें और बताऊंगा, जब भी इस तरह का वर्ड आए, जेनेटिक इंजीनियरिंग, अनुवांशिक इंजीनियरिंग, यूपीएससी का ये फेवरेट है। यूपीएससी इसको पॉजिटिव स्टेटमेंट की तरह ही यूज करती है, क्योंकि इसमें भविष्य है भाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग में भविष्य टिका हुआ है। इसमें जो बीमारियों का उपचार छिपा हुआ है, इसमें भविष्य की नई संतानें छिपी हुई है, अच्छा फ्यूचर छिपा हुआ है, ठीक है। ये नेगेटिव नहीं है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग जो है वो बहुत तगड़ी चीज है। और हमेशा जैसे हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड, जैसे बेटी बैंगन हो गया, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ही तो पौधे हैं जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया गया है। आप डीएनए को काटते हो, आप आरएनए को काटते हो, फिर जोड़ते हो, फिर आगे की प्रोसेस होती है ना। तो ये नेगेटिव नहीं जाएगा। ओके, अब आ जाओ आगे। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जो है वो इनमें से किसका एक उपबंध करता है। अब देखो क्या है कि 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम, ठीक है। तो पहला क्या है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामदारों की भागीदारी, डीपीएसपी वाला मामला है, तो ये तो नहीं होगा। औद्योगिक जोड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति, क्यों भाई, नेगेटिव स्टेटमेंट। ऐसे कैसे कोई भी मैनेजमेंट है वो मनमानी कर लेगा। मेरी कंपनी है, मेरे एम्प्लॉय को मैं काम दे रहा था बट उनको उतनी तनख्वाह नहीं दे रहा था जितनी उनकी बनती, उनकी उतनी सैलरी नहीं मैं दे रहा था। तो और फिर उन्होंने वो मेरे पास आए मांगने कि आप हमें पूरा पैसा दीजिए, मैं कह रहा हूँ कि नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। नेगेटिव चीज हुई ना, गलत। फिर कह रहा है कि व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय दोबारा हस्तक्षेप, क्यों भाई, ये कह रहा है कि किसका उपबंध करता है, तो इसका क्यों होगा, इसका तो नहीं होगा ना। इंडिया में गवर्नमेंट क्या कर रही थी, तो ठीक है, इंडिया में गवर्नमेंट बनाई इसीलिए की थी ना कि वो पूरा सिस्टम को संभाले। तीसरा भी नहीं हुआ। अधिकरण और ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक, ये ज्यादा बेटर है, ये सबसे पॉजिटिव यहाँ पे स्टेटमेंट है और सही भी स्टेटमेंट है कि हड़तालों पर रोक वगैरह करने के लिए, अधिकरणों जो क्या है उनकी प्रणाली को रोक लगाने के लिए जो अधिनियम है उसमें किसका उपबंध किया गया था, इसका उपबंध किया गया था। ठीक है, इजी है। आपको एक एक स्टेटमेंट के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है, आप देखेंगे कि हाँ कर लूंगा मैं। ओके, फिर आइए आगे वाला क्या है कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है, स्थानीय स्वशासन किसका, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। वेरी इजी स्टेटमेंट है, बार बार यूपीएससी पूछती है, रट लो, नहीं आ रहा तो रटने वाली बात ही नहीं है। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि ऊपर से लेकर कि नीचे ग्राम स्तर तक जो शक्ति है उसका बंटवारा होता रहे, ताकि किसी एक आदमी विशेष का, किसी व्यक्ति विशेष का उस पर कंट्रोल ना हो। वर्तमान वाला सिस्टम मत जाना, ज्यादा दिमाग मत लगाना यहाँ पे, ठीक है। तो सिर्फ स्थानीय स्वशासन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन के रेफरेंस में बात करना, ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद में देखिए कि भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की जो नीति के निर्देशक तत्व जो है वो विधायिका के कृत्यों का निर्बधन करते हैं, ठीक है।
ये क्या करते हैं, जो लेजिस्लेटिव जो फंक्शन है, ठीक है, क्या, जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, उन पर ये क्या करते हैं कि निर्बंधन करते हैं, उसको रोकते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करने दूंगा। नहीं भाई, ना एग्जीक्यूटिव है ना लेजिस्लेटिव, वो किसी से नहीं दबते, वही तो लेकर के आएगी इन सबको। डीपीएसपी की कितनी क्या औकात, एक झटका नहीं लगेगा विधायिका को इन सबको खत्म करने में। एक एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे, खत्म कर देंगे। तो इनका डीपीएसपी पे असर नहीं, मतलब इनका असर होगा, बट डीपीएसपी का विधायिका और कार्यपालिका के जो काम काज है उस पर कोई असर नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें एक और दो आपका आंसर चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आइए कि सिंगल डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी जो है वो किसका क्या सीन है, मतलब किससे इसका लिंक है। तो ये ईयू से लिंक है, ठीक है, याद रखोगे आपको, आप लोग इसको अपने आसपास के देशों के साथ इसका जो भी यू यू के यूरोपियन यूनियन है, ये क्या है, यूरोपियन यूनियन, तो वहाँ के आसपास का वहाँ वाला जो देश है उनके लिए एक डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी में इस कार्य नीति को ये फॉलो करते हैं, ठीक। इसके बाद में देखिए कि भारत में एक ऐसा स्थान जहां यदि आप समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्र जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आ जाता है, फिर जल पीछे हटा हटा होता है, तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ होती है। यूपीएससी में 100 क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, इसीलिए मेरिट कम रहती है, आपको कुछ क्वेश्चन कम भी करने होते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन तुक्केबाजी में गलत भी करने होते हैं, इसलिए कि यूपीएससी की जो कट ऑफ है वो कभी 86 जा रही है, कभी 88 जा रही है, कभी 92 जा रही है, कभी वो 96 जा रही है, बहुत ज्यादा नहीं जा रही, 130-135 नहीं जा रही है। ऐसे क्वेश्चन जो जब यूपीएससी के एग्जामिनर बना रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन की वजह से ही इतनी कट ऑफ नहीं जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या कर लोगे आप ये बताओ, आता है तो ठीक है, आता नहीं आता तो ठीक है। अब इसका आंसर था चांदीपुर, उड़ीसा, उड़ीसा में ऐसा मामला फंसता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को छोड़ो आप, ठीक है। आप ये देखो कि भावनगर कहाँ पे है, गुजरात में है। भीमुनीपट्टनम कहाँ पर है, अब पट्टनम वट्टनम आ गया तो मामला तमिलनाडु में फंसेगा, और चांदीपुर उड़ीसा के अंदर है, और नाग जो पट्टिनम है वो कहाँ पर है फिर तमिलनाडु में। आप ये याद रखोगे, फिर से मिलाने वाला मामला आगे बढ़ सकता है। बेनामी संपत्ति लेनदेन का निषेध अधिनियम 1988 पीबीपीटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो आओ करते हैं। कह रहा है कि किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है। क्यों भाई, क्यों? संपत्ति का मालिक है और संपत्ति के मालिक को संपत्ति के बारे में, उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है, उसके बारे में उसे पता नहीं है। ये क्या कह रहा है यहाँ पे मामला, कि ये प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज ए बेनामी ट्रांजेक्शन इफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर ऑफ द ट्रांजेक्शन। क्यों, मतलब उसे ही नहीं मालूम है क्या? सोचने वाली बात है ना, और पूछा कि कौन सा सही है, तो गलत होगा ना ये वाला स्टेटमेंट तो। फिर कह रहा है कि बेनामी पाई गई संपत्ति सरकार द्वारा जब्त किए जाने के दायी होंगे, बिल्कुल इजी स्टेटमेंट है, वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट। सरकार ही तो करेगी ये सब, कोई और थोड़ी ना करेगा, तो कोई एनजीओ थोड़ी करे, इसको काटो। और किसको काटोगे, जिसमें दो नहीं है उसको भी काट दो। अब दो तो सही हो गया हमारा, हमें पहला स्टेटमेंट मालूम भी नहीं तो दूसरे के हिसाब से कर लो आप। फिर तीसरा क्या कह रहा है कि यह अधिनियम जांच के लिए 3 प्राधिकारियों को बंद करता है, किंतु किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता। अब देखो कैसे बनाते हैं जबरदस्ती का स्टेटमेंट, यूपीएससी का एग्जामिनर आपको सिखाएगा। पहले तो इसने बोला कि 3 प्राधिकारी, ये लेकर के आए कोई एक्ट, एक्ट लेकर के आता है तो उसके थ्रू कुछ कार्रवाई होती है, कानून बनता है तो कोई कार्रवाई होती है, जैसे ट्रिपल तलाक अधिनियम लेकर ये एक्ट लेकर के आए उसके लिए। उसके बाद में क्या किया, अब कोई 3 तलाक वाला मामला अपनाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। आप एक्ट लेकर के आए, आप 3 प्राधिकारियों को उपबंध भी कर दिया। अब कह रहे हो कि इसमें अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता, तो फिर बनाया ही क्यों है, क्यों बनाया, क्यों टाइम खराब किया? बनाया इसलिए ना कि वो अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध करे। क्या मतलब है अपीलीय विधि का, कि the act provides for 3 authorities for investigation। भाई इन्वेस्टिगेशन के लिए तो आप ये लेकर के आए हो यार, जब इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक प्रूफ कैसे होगी कोई चीज। बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी अपीलेट मैकेनिज्म। अब देखो नेगेटिव स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, बट नॉट, साथ में क्या लिखा है, एनी, बट डज नॉट, एनी, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, स्टेटमेंट को यहाँ पे एक्सट्रीम बना रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं। बट नोट एंड नोट, ठीक है, इस तरह के जो स्टेटमेंट जब भी आते हैं आपके पास, स्टेटमेंट जनरली गलत जाएगा, ठीक है।
इसके बाद में आ जाइए आगे। तो इसमें ये टफ नहीं है भाई क्वेश्चन, इस ऐसे क्वेश्चन को आप टफ नहीं कह सकते इसमें। ये भी गलत होगा, केवल इसमें दो सही हो जाएगा। क्वेश्चन टफ नहीं है भाई। यहाँ पे ये भी लग सकता है कि जब आंसर मालूम हो तो फिर सब कुछ चीजें सही लगने लगती है, नहीं भाई ऐसा नहीं है यार। क्वेश्चन आपके सामने है। मुझे पहला स्टेटमेंट नहीं पता था। दूसरा कह रहा है कि बेनामी संपत्ति उसको जब्त कौन करेगा? टाटा कंपनी करेगी क्या? रिलायंस कंपनी करेगी क्या? अडानी करेगा क्या? दृष्टि आईएएस करेगी क्या, या विजन आईएएस करेगी? नहीं ना, सरकार ही तो करेगी ना। तो दो नंबर यहाँ पे सही करो। अब पहले में नहीं है, तीसरे में नहीं है, बी और डी बचा है, तो दो दो वैसे सही होगा, तीसरा देख लो। अब तीसरा स्टेटमेंट जबरदस्ती बना रहे हैं कि एक्ट के थ्रू कोई चीज लेकर के आए और वहां पे वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, तो फिर लेके क्यों आए? अब आ जाओ आगे। कुछ कारणवश तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है, इसका इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? कुछ पौधों के परागणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है भाई, क्यों नहीं। कुछ पौधों पे पड़ सकता है ना। मान लो सभी पे नहीं पड़े, इसने कहा था कि सभी पौधों के परागण पर तो नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ तितली नहीं है, मधुमक्खी है या फिर दूसरे छोटे मोटे जो चिड़िया है, कोई कबूतर है, वो सब है। वो सब परागण के लिए है जिंदाबाद। परागण बाकी के उनसे हो जाएगा, हवा से हो जाएगा परागण। तितलियों से हो सकता है कि परागण की दर कम हो जाएगी और मात्रा कम हो जाएगी, बट परागण तो होगा। इसके बाद में देखिए कि कुछ लिखा है तो कुछ पौधे तो हो ही सकते हैं, तो एक स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट इसमें सही है। इसके बाद में देखिए आप लोग, ठीक है, कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है, प्रचंड रूप से। इसका मतलब खतरनाक लेवल पे। अब सोच के देखो, तितलियां हैं, उनकी संख्या में कमी होगी, बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में कमी हो गई, तो कह रहा है कि कवक के संक्रमण बढ़ जाएगा। आपने सुना है कि ये वाली तितली जो है, इस पौधे को कवक के संक्रमण से बचाती है? कभी सुनाओ, कभी सुनाओ, कहीं किसी गली मोहल्ले नुक्कड़ पे सुनाओ, नहीं सुना ना यार। फिर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज, ठीक है। तो जो यहाँ पे वर्ड है ड्रास्टिक, ये क्या है, अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। ये नेगेटिव बना रहा है स्टेटमेंट को कि बहुत मास लेवल पे, बहुत ही खतरनाक लेवल पर क्या हो गया कि इंक्रीज हो गया फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टीवेटेड प्लांट। भाई तितली बेचारी आती है, मकरंद चूसती उचती है, फिर दूसरे पौधे पे चला जाती है, उसका वो काम है, कहाँ कवक के संक्रमण से ये बचाने बचाने वाला काम करेगी? नहीं है इसका कोई रोल भाई, ये नहीं करती ऐसा। दूसरा स्टेटमेंट गलत करो, जैसे दो गलत करोगे कौन सा गलत हो जाएगा? ये वाला गलत हो जाएगा। अब एक सही है। अब देखिए, इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। कैन एक संभावना जता रहा है कि ऐसा हो सकता है। जैसे मैं ये कहूँ कि 10 रोटियां खाने के बाद मैं 50 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, तो हो सकता है कि मौसम की कंडीशंस अच्छी हो, मैं पहले से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं फिर 50 किलोमीटर भाग जाऊं। फिर दिक्कत हो सकता है ऐसा। अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है तो मैं भाग सकता हूँ, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ, ये नहीं कह रहा कि सभी, ये कह रहा है कुछ। बर्रे, मकड़ी और पक्षियां, कितने सारे बर्रे होते हैं, कितनी मकड़ियां होती हैं, कितने पक्षी होते हैं, कितनी प्रजातियां होती हैं, तो उनकी कुछ प्रजातियां हैं, उनकी समष्टि में गिरावट हो सकती है, कि हो सकती हो इन्हीं तितलियों को ये वाली मकड़ियां खा रही थी, इन्हीं पक्षियों के द्वारा इन्हीं तितलियों को खाया जा रहा था, तब मामला फंस सकता है। तो कुछ है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इजीली आप इसको सही कर सकते हो, इसमें केवल एक और तीन हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ आगे। शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन तो संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं हैं? शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों से संभव है, महाद्वीपों से नहीं। क्यों भाई? महाद्वीपों से क्यों संभव नहीं है? सोचने वाली बात है। क्या महाद्वीपों में शैवाल नहीं होते क्या? जैसे मान लो कोई नदी क्षेत्र हो गया, कोई तालाब वाला क्षेत्र हो गया, बड़ा मास, एक बड़ा एरिया हो गया, मतलब कोई झील होगी जो 5-7 किलोमीटर में फैली हुई है, तो वहां पर कोरल रीफ नहीं मिलेगी क्या हमको? सोचने वाली बात है, मिलेगी ना। मतलब क्या होगा कि बड़ी मात्रा में नहीं मिलेगी, फिर मिलेगी तो सही ना। वहां पे क्या जैव ईंधन का उत्पादन नहीं हो सकता क्या शैवालों के द्वारा? बिल्कुल हो सकता है। वहां से उनको लेकर के आओ, प्रोसेस करो, मामला फंसेगा। फिर इसमें क्या है कि इसको अंग्रेजी में पढ़ो। कौन सा है? 22वां, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, मैंने क्या कहा था अभी, एंड नोट, बट नोट, ओनली भी है, एंड नोट भी है। क्या है? मैं लिख देता हूँ, एंड नोट, बट नोट। ये वाला मामला जब भी फंसेगा, मामला गलत ही जाएगा। जैसे ही आप इसको ऐसे सही करोगे, क्या होगा कि ये वाला स्टेटमेंट आप पे गलत हो जाएगा।
तो जहां एक है उसको काटो। अब तीन दोनों में से ही है, और क्या कह रहा है कि आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिकी के सामाजिक स्तर उत्पन्न हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, कैन भी है और पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है, तो मतलब 3 नंबर वैसे सही है। अब देखिए, तीन तो वैसे सही होना ही होना है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा करने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। तो बहुत सही बात है। छोटे देशों में, विकासशील देशों में हो सकता है कि इस तरह इस लेवल की एक्सपर्टीज नहीं हो, और एक्सपर्टीज न होने के कारण और इसके अलावा टेक्नोलॉजी ना होने के कारण, टेक्नोलॉजी नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, अच्छे विशेषज्ञ नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि जो विकासशील देश है वहां पर जैव ईंधन का उत्पादन संभव नहीं हो पा रहा है। तो आप इसको सही करो। जैसे ही आप इसको सही करोगे, इसमें बी और जो 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ आगे। कह रहा है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन, मामला पोषण वाला होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, पोषण वाला मामला फंसेगा। तो पोषण, राष्ट्रीय पोषण मिशन है, केंद्र की सरकार राष्ट्रीय है, तो केंद्र की सरकार एक पोषण मिशन लेकर के, पोषण का मिशन किसके लेकर के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए। इन्हीं में इनको तो ज्यादा पोषण चाहिएगा ना, बच्चों, स्पेशली बच्चों के लिए ना। अब देखिए कि गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान करवाने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना। उन्होंने उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने इसका उद्देश्य पूछा है। क्या पूछा है, किसका, राष्ट्रीय पोषण मिशन का। तो कोई एक ऐसा मिशन जिसका उन्होंने पूछा उद्देश्य, उद्देश्य में क्या होता है, हमारा कोई ऐसा टारगेट होता है, ठीक है, कि हम ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा हो जाए, ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा हो जाए। उद्देश्य पूछे तो ये उद्देश्य ही तो है, पहला स्टेटमेंट उद्देश्य ही तो है कि जागरूकता बढ़ाओ। दूसरा क्या है, छोटे बच्चे, किशोरी और महिलाओं में खून की कमी की घटना को कम करना, ये उद्देश्य ही तो है। उद्देश्य ही तो है कि उनमें पोषण संबंधी जो दिक्कत आ रही है ना, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो दिक्कत आ रही है। अब इसने लिखा कि रक्ताल्पता यानी आयरन की कमी, खून की कमी, पोषण में तो आता है न्यूट्रिशन, एफ आयरन पोषण का ही तो भाग है। मतलब मामला सही है कि आयरन की कमी हो रही है, तो उसको कम हो रही है, तो उसको फिर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे कि राष्ट्रीय पोषण मिशन लेकर के आओ, वो बढ़ाओ उनमें। तो ये वाला मामला सही है। ऑप्शन देखो, सारे सही नहीं है, या तो कोई तीन सही है, कोई दो सही है। अब देखो, पहले स्टेटमेंट ये दोनों से एक साथ साथ है, जो एक तरह के स्टेटमेंट है। फिर इसमें 1 2 3 1 2 4 है, कभी इसको मुर्गी के अंडे को उपभोग को बढ़ा दिया, और फिर कभी बाजरा मोटा अनाज या परिष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ा दिया। अब देखो, मोटा अनाज जो है उसमें बहुत तगड़ा न्यूट्रिशन होता है। क्या बोलते हैं मोटे अनाज को, माइलेट्स, जो सीरियन जो भी चल रहा है, सीरियन, ठीक है, मोटा अनाज जो होता है माइलेट्स बोलते हैं उसको। ठीक है, अंग्रेजी में माइलेट्स भी लिखा है इसमें। ठीक है, ये देखिए कहाँ गया, ये रहा माइलेट्स। इसके बाद में देखिए, तो वो तो बहुत रिच होता है भाई। अपरिष्कृत चावल जो है वो भी, मतलब मामला उसमें थोड़ा सा फंसता है। अपरिष्कृत चावल, अनपोलिश्ड राइस जो है, अपरिष्कृत चावल, ये वाला जो मामला है यहाँ पे, अनपोलिश्ड राइस, ये वाला मामला थोड़ा सा नेगेटिव है यहाँ पे। इसकी वजह से स्टेटमेंट गलत हो रहा है। अदरवाइज तो ठीक ठीक मामला था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अपरिष्कृत चावल की वजह से दिक्कत आ रही है इस वाला स्टेटमेंट, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, और फिर मुर्गी के अंडे को भोग को बढ़ाना, नहीं भाई, ऐसा इसमें कुछ मेंशन है नहीं। और फिर कोई दो सही है या कोई तीन सही है। और मुर्गी के अंडे को बढ़ावा देना, ये राष्ट्रीय पोषण मिशन की ऐसा कोई मामला नहीं। फिर मुर्गी वर्गी का जरूरी नहीं था। अगर ऐसा इसमें स्टेटमेंट बनाना होता तो सीधा कि अंडों के उपभोग को बढ़ा दें, मुर्गी के अंडे के उपभोग को बढ़ा दें, जबरदस्ती का स्टेटमेंट बनाने की कोशिश है। ठीक है, तो इसमें मामला जो है वो आपका 1 और 2 के बीच में सही फंसेगा, और एक आंसर जो आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, एक जैसे स्टेटमेंट आएंगे, जैसे पहला और दूसरा स्टेटमेंट एक जैसा है, तीसरा चौथा स्टेटमेंट एक जैसा है। बट उसमें तीसरे स्टेटमेंट दिक्कत ये है कि इसमें अपरिष्कृत लिख दिया, बट बाकी मामला एक ही है, ठीक है, कि उपभोग को बढ़ाने की बात कर रहा है ना। चलो कोई ना। अब देखिए, थोड़ा सा गंदा सा क्वेश्चन है, बहुत गंदा सा क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं। फैक्ट्री एक्ट 1881, एक ओल्ड ईयर दिया है इन्होंने। औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। अब देखो, फैक्ट्री एक्ट है तो फैक्ट्री के किसी मामले से ही होगा। ठीक है, और फैक्ट्री वगैरह में जैसा लाइक कितना वर्किंग पीरियड रहेगा, कि आप कितने दिन काम करना है, सप्ताह में कितना दिन काम करना है, एक दिन का घंटा कितना रहेगा, पैसा वैसा कितना रहेगा, ये वाले मामले हैं। सिक्योरिटी को लेकर के, किस तरह के सुरक्षा को लेकर के श्रमिकों के,
और कुशल श्रमिक होंगे, किस तरह के श्रमिक होंगे, है ना। फिर वो सब के लिए, और सिर्फ इसी काम के लिए नहीं कि भाई मजदूरी नियत करने के लिए, कामगारों की मजदूरी संघ बनाने के लिए सिर्फ यही दो काम नहीं होते, ठीक है। मजदूर एक्ट, जब कोई एक्ट आता है तो उसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है। और फिर ओल्ड ईयर भी दिया गया है यहाँ पे, ओल्ड ईयर दिया गया, तो आप इसको गलत करो, ठीक है। आप अगर नहीं आ रहा तो इतना पीछे जाएगा एग्जाम में, तो जानबूझ के वो जबरदस्ती कुछ स्टेटमेंट बनाएगा, क्योंकि ओल्ड ईयर जो है उनको गलत करना आसान है, 2016 करना गलत टफ हो जाता है, क्योंकि वो करंट का मामला है। पहले का कोई ईयर दे रहा है तो वो फिर मामला गलत ही बैठेगा उसमें, ठीक है। और फिर कह रहा है कि एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने के अग्रह में, देखो ऐसे स्टेटमेंट में क्या होता है, ये वाला स्टेटमेंट देखो दूसरा, देखो हम एनएम लोखंडे साहब के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, हम ऐसा मान के चलते हैं। पर आप सोच के देखो ना, एक ऐसा आदमी है जो एक क्वेश्चन में अपनी जगह बना रहा है, ठीक है। यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया, वहां पे एनएम लोखंडे लिख दिया उन्होंने, ठीक है। इन्होंने कभी कहीं किसी भी जगह पर एक भी दिन मजदूर संगठन को लेकर के, मजदूर आंदोलन को लेकर के कोई बात कही हो, कहीं भी किसी भी जगह, तो स्टेटमेंट सही नहीं हो जाएगा क्या? सोचने वाली बात है ना। एनएम लोखंडे वाज ए पीनियर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, कहीं भी किसी भी जगह अगर उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जरा सा भी कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट वो सही नहीं बना देगा। और यूपीएससी की एक और खास बात बताऊं, जब भी कंट्रीब्यूशन की बात आती है, आज़ादी में, किसी आंदोलन में, किसी मूवमेंट के अंदर, ठीक है, कहीं भी ऐसा स्टेटमेंट जब भी आता है तो जनरली वो स्टेटमेंट सही जाता है। यूपीएससी गलत नहीं करेगी, यूपीएससी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं बनाएगी किसी और आदमी को नाराज कर दे। जैसे एनएम लोखंडे साहब को मानने वाले भी तो कुछ 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 तो लोग होंगे ना, बहुत कुछ कुछ 100 लोग होंगे ना। तो ऐसा खराब नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं बनाया कि नहीं भाई इन्होंने, इनका कोई योगदान था ही नहीं, नहीं, वो नेगेटिव चला जाएगा। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसको सही करोगे तो केवल 20 में आंसर चला जाएगा। अब CO2 के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन भूमंडलीय तापमान के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी संभावित हो सकते हैं? इसको देखो अंग्रेजी में पढ़ो आप। इसमें याद रखना, ईयर दिया गया है, गलत हो जाएगा। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसमें कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सही हो जाएगा। मिटिगेटिंग द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पोटेंशियल साइट फॉर द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। तो अब देखो इसमें वाला क्या मामला है कि यार CO2 से रिलेटेड है, कार्बन प्रसाधन इसमें से किस किस वाला मामला हो सकता है। अब देखो परित्यक्त और गैर लाभकारी कोयला, गैर लाभकारी मतलब फायदा नहीं मिला, अनइकोनॉमिक कोयल, ये CO2 निकालेगा मास लेवल पे, तो ये सही है। डिप्लेटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वियर्स, सबटेरेनियन डीप सैलाइन फॉर्मेशन, तो देखो यहाँ वही वाली बात है कि देखो अगर मैं ये कहूँ कि CO2 अगर 1% भी निकल रही है इनसे, और कहीं से भी निकल, गैस का भंडार है भाई, पूरे इतने सारी गैसें निकलती है, CO2 1% नहीं हो सकती क्या? या 1% से भी कम होगी, कुछ मात्रा में तो होगी। तो ये वाला मामला, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, और तीसरे में क्या है, भूमिगत गंभीर लवणीय सेल समूह, यहाँ से भी अगर थोड़ी सी भी मात्रा में CO2 निकली तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा ना। तो इस तरह से इसमें 1, 2 और 3 आपका जो है वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। आप इसको आराम से कर लोगे। ओके, तो 25 क्वेश्चन हो गए, आज 25 ही करते हैं इसमें, ठीक है। बाकी हम लोग बाद में कर लेंगे 25-25 के हिसाब से, और ये क्वेश्चन पेपर आपका मैं खत्म करवा दूंगा। तो कोशिश की है इस बार मैंने बहुत आराम से क्वेश्चन करवाने की, थोड़ा डिटेल में करवाने की, हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके करने की। तो इसमें अभी आप इतना कर लेते हैं, बाकी जो बचा हुआ रहेगा वो अपन बाद में कर लेंगे, ठीक है। और क्योंकि फिर थोड़ा सा बोलना बोलना टफ हो जाता है यार, है ना। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं।